हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा राठौड़, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग डेली क्लासेस को देख रहे हैं, डेली वीडियोस देख के और अच्छे से अपने टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। आज हम लोग फिर से हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर जो हमारा प्रोग्रेस में था उसी को स्टार्ट करेंगे। आगे वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे और जितने टॉपिक कराए हैं आई होप आपने उनका रिवीजन भी किया है, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। तो देखते हैं आज हम लोग हमारे नए टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेटा आज का हमारा टॉपिक है बैटरीज और ये जो टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हालांकि इसमें अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन हम लोग इससे पहले का पार्ट जो है वो लगभग 3/4 हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? तो बात करते हैं बैटरीज की। देखो बेटा, बैटरी शब्द जैसे ही आपके सामने आता है तो क्या दिमाग में आता है, मतलब इस वर्ड को सुनते ही हमें यूँ लगता है कि कोई ऐसा डिवाइस है हमारे सामने, ऐसा डिवाइस जिससे हम हमारा वर्क जो है, हमारा जो कार्य है वो कर सकें। क्लियर है बात? तो जब इस वर्ड को पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि हमें अपना वर्क इससे करवा लेना है, जो भी डिज़ायर्ड काम है हमें वो इससे करवा लेना है, ये वो डिवाइस है, ठीक है, जो हमें हेल्प करेगा। क्लियर है? तो इस बात से ही जो आप इसका यूज़ कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसको यदि हम डिफ़ाइन करना चाहें, बहुत सिंपल शब्दों में यदि हम इसे डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे। सिंपली अगर हम बैटरी को समझें तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल्स स्टोर होते हैं और उन केमिकल्स की हेल्प से हमें क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। और उस विद्युत ऊर्जा की सहायता से हमें जो भी हमारा कार्य संपन्न करना होता है हम करते हैं। तो बेसिकली हम इस बैटरी शब्द को ओवरऑल क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें हमें कुछ रासायनिक ऊर्जा जो होती है, या यूँ कह दे हमें इसमें कोई रासायनिक इनपुट देना पड़ता है, इजंट इट। और रासायनिक इनपुट के फॉर्म में हमें क्या प्राप्त होता है, विद्युत आउटपुट हमें प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से हमारा जो भी हमारा डिज़ायर्ड काम है हम उसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? तो ये सामान्य सेंस में बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हमने ये पता लगा लिया कि बैटरी का क्या मतलब है, क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए हमने यहाँ पे किस प्रकार परिभाषित किया है। कोई भी बैटरी कैसी भी ले लो आप, सभी के लिए कलेक्टिवली ये बात कही गई है, जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक सेल जुड़े रहते हैं और सेलों के जुड़ने का जो क्रम होता है वो होता है श्रेणीबद्ध। क्लियर है? श्रेणीबद्ध का मतलब शायद आप लोग जानते हैं, एक टर्मिनल एक सेल का और दूसरे का दूसरा टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होता है, इसे हम कहते हैं श्रेणीबद्ध क्रम। अगर अभी ये बात क्लियर नहीं है तो मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में और अच्छे से समझा दूंगी कि क्या मतलब है श्रेणीबद्ध शब्द का। आगे देखिए, सेल जिसे हम विद्युत के स्रोत के रूप में प्रयोग में लाते हैं मूलतः एक गैल्वेनी सेल है। अब आपको ध्यान होगा गैल्वेनी सेल के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, इसका पिक्चर हमने पढ़ लिया था, इसकी रिएक्शंस हमने कर ली थी। तो वहाँ पे हो क्या रहा था, गैल्वेनी सेल से अल्टीमेटली हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। और वो विद्युत ऊर्जा किस कारण से हमें प्राप्त हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ रसायन डाले हुए थे। तो कुछ रसायनों के कारण हमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो रही थी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल आपको दिया है गैल्वेनी सेल का, जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उस एग्जाम्पल की हेल्प से आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि वाकई में बैटरी जिस शब्द का हम उपयोग ले रहे हैं, इस बैटरी का कार्य क्या है, क्या करती है ये बैटरी, इसमें होता क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, एक गैल्वेनी सेल ही है जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। समझ रहे हो बात को? वही बात जो मैंने आपको बताई थी, क्या करती है, रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। कौन? ये बैटरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी बैटरी की चर्चा की जा रही है, ध्यान से सुनेंगे सभी। किसी बैटरी के प्रायोगिक उपयोग के लिए इसे हल्की एवं सुसंबद्ध होना आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हम बैटरी से यूज़ तो ले लें, ठीक है, हमें जो काम करना है वो कर तो लें, बट वो बैटरी का वजन इतना ज़्यादा है कि हम उसे उठा के हमारा जो डिवाइस है उसमें उसको सर्किट को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी बैटरी का क्या यूज़।
समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि ऐसी होनी चाहिए जिसे हम उठा सकें, यहाँ वहाँ ले जा सकें, जहाँ पे हमें उसको कनेक्ट करना है हम वहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट कर सकें, और साथ ही साथ में वो उसकी डिज़ाइन जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, मतलब कुछ भी जो हमने रसायन डाला वो इसके बाहर ना आए, किसी तरह की वर्किंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ये 2 गुण उसमें होने चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ एक और क्या खास बात यहाँ पे लिखी गई है, प्रयोग में लाते समय इसकी वोल्टता में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि वोल्टता जो है वो ज़्यादा बदलनी नहीं चाहिए। तो ये जनरल से एक टॉपिक है बैटरी, जिसके बारे में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने आज करवाया, सिर्फ इंट्रोडक्शन। अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि बैटरी क्या चीज़ है, किसे कहते हैं, वो युक्ति, वो डिवाइस जो क्या करेगी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। रासायनिक ऊर्जा कौन सी, हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, हमने और पढ़ाई किया है, हर बार 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 यही कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। रासायनिक ऊर्जा को यदि विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो हमें एक डिवाइस चाहिए, समझ रहे हो? और इस डिवाइस में क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी संपन्न होती है, अपचयन की अभिक्रिया भी संपन्न होती है। क्लियर है बात आपके दिमाग में? तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है बैटरी का, समझ आ गया। बनती कैसे है बैटरी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि कई सेलों को आपस में कनेक्ट करते हैं तब बैटरी बन जाती है, बैटरी का वो रूप ले लेते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं बैटरियों के प्रकार। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बैटरियों के प्रकार। इससे पहले हमने ये समझ लिया कि ये जो टॉपिक है बैटरी, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या यूजफुल है। क्लियर है? तो इतना डिस्कस करने के बाद कि बैटरी से हम क्या करते हैं, रासायनिक इनपुट देते हैं, उसकी सहायता से विद्युत आउटपुट हमें मिलता है और हमारा कार्य जो है वो संपन्न हो जाता है। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैटरियों के प्रकार। क्लियर है? थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपको यहाँ दे देती हूँ। बैटरियों के प्रकार जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो बैटरियाँ हैं बेटा, आपको 2 प्रकार की बैटरियाँ पढ़नी है। एक वो बैटरियाँ जिन्हें हम कहते हैं प्राथमिक बैटरी, एक प्रकार की बैटरियाँ वो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राथमिक बैटरी। क्लियर है बात? और दूसरी बैटरीज वो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, आपको तो प्राथमिक लिखते पता चल गया होगा, दूसरे प्रकार की बैटरी वो होती है जिन्हें हम कहते हैं द्वितीयक बैटरी। समझ में आ रही बात? किसके लिए लिखा है मैंने, ये बैटरियों के मुख्य प्रकार हैं। और बैटरी में रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि बैटरी प्राथमिक भी हो सकती है, बैटरी द्वितीयक भी हो सकती है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्राथमिक बैटरी को प्राथमिक कहने का कारण है कि यदि इसमें एक बार हमने इसको यूज में ले लिया, इसमें एक बार रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई, तो हम इसे दोबारा यूज में नहीं ले सकते। एक बार इसकी रासायनिक क्रिया खत्म होने पर दोबारा से रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं करवाई जा सकती। तो इस प्रकार की बैटरियों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बैटरी कहते हैं। ठीक है? तो यानी मैं यूं लिख दूं कि इन्हें हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते, बात तो वही है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। उन बैटरियों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बैटरी। इसके अलावा जो द्वितीयक बैटरी है, यदि हम इसके बात डिस्कस करें, इसके बारे में लिखना चाहें, तो ये बिल्कुल इसके उल्टा है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये बैटरी द्वितीयक इसीलिए है क्योंकि इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। यदि एक बार इसमें उपयुक्त रसायनों की कंप्लीट रिएक्शन हो गई है तो हम पुनः विद्युत ऊर्जा की सहायता से इसे चार्ज कर सकते हैं। समझ रहे हो? द्वितीयक बैटरी का मतलब क्या है, जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? पुनः चार्ज करने योग्य जो बैटरी है उसे हम कहते हैं द्वितीयक बैटरी, और वो बैटरी जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते उसे कहते हैं प्राथमिक बैटरी। क्लियर हो गई बात मेरे ख्याल से? अब यहाँ पे प्राथमिक बैटरी में भी आपको 2 प्रकार की बैटरी पढ़नी है जो हमारे कोर्स में है, जिनकी डिटेल स्टडी करनी है। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि इन दोनों प्रकार की बैटरियों में आपको बैटरी के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, उसका चित्र पढ़ना है, उसकी संरचना समझनी है, उसकी कार्यविधि समझनी है, और साथ ही साथ उस पर होने वाली रिएक्शंस बहुत बार पूछी जाती है। कई बार क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पूछ लेते हैं। तो यदि आपने बैटरी से संबंधित रिएक्शन लिखना सीख लिया, सभी प्रकार की बैटरियों की, इसका मतलब ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आगे देखते हैं हम लोग, जो प्राथमिक बैटरी है जिसे हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, हमारे कोर्स में वो 2 तरह की बैटरी है। ठीक है? एक सेल जिसे हम कहते हैं लेक्लांशे सेल,
वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बारे में क्या पढ़ना है मैंने आपको अभी भी बता दिया। यदि हम लेक्लांचे सेल की बात करेंगे तो हम इसकी संरचना पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे, कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में इस पे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं ये आपको पढ़नी है और कभी नहीं भूलनी है। मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि केवल रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। क्लियर है बात, समझ आ रही है। इसके अलावा जो दूसरा उदाहरण है जो हमें यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है वो है हमारा मरकरी बैटरी का, ठीक है, मरकरी सेल कह देते हैं इसको। क्लियर है, एक लेक्लांचे सेल और दूसरा है मरकरी सेल। यहाँ पे भी आपको वही सब बातें पढ़नी है। संरचना हम डिस्कस करेंगे, कार्य हम डिस्कस करेंगे और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार पढ़ने के बाद भूलनी नहीं है। सिर्फ रिएक्शन भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। इसी प्रकार से यदि आप द्वितीयक बैटरी की बात करेंगे जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करने के पश्चात हम उसे बार बार उपयोग में ले सकते हैं, तो उसके भी आपको 2 टाइप्स पढ़ने हैं। उसके भी आपको यहाँ पे 2 टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से 2 प्रकार पढ़ेंगे? पहला हम इसमें पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल एक तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बारे में भी ये बहुत डिटेल में आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे संरचना, कार्यविधि और रासायनिक अभिक्रियाएं जो इस पे संपन्न होती है। अब एक बात और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि हम इन्हें पुनः चार्ज कर सकते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की दोनों रिएक्शंस पे आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है आपने एक किया और काम खत्म, नहीं, आपको दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। दोनों में से किसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो उदाहरण है वो है आपके यहाँ पे ईंधन सेल का। ईंधन सेल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें कंपटीशन एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न इससे पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी। तो इसके बारे में भी आपको वही पढ़ना है। इसकी संरचना पढ़नी है, इसकी अभिक्रियाएं पढ़नी है और इसकी कार्यविधि पढ़नी है। कार्यविधि मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं सेल को, क्यों इतनी चर्चा की जा रही है यहाँ पर। क्लियर है। तो यदि आपने इन चारों प्रकार के सेल जिनका मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, यदि इन चारों प्रकार के सेल का आप संरचना दिमाग में बिठा लेते हैं, आप रिएक्शंस अगर दिमाग में बिठा लेते हैं, कैथोड एनोड रिएक्शन यदि आपके दिमाग में है, तो फिर आप कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जिसे आप गलत कर देंगे। समझ रहे हो बात को। तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस किस बात पे अच्छे से ध्यान देना है, हर एक की स्ट्रक्चर दिमाग में रखनी है। क्लियर है बात। आइए आगे देखते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। बैटरियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ये मैंने आपको अभी भी बात बता दी है। इन दोनों प्रकार की बैटरियों के नाम आपको बताए हैं, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। क्लियर है। तो इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बैटरी जिसे हम कह रहे हैं प्राथमिक बैटरी। क्लियर है, प्राथमिक बैटरी। और प्राथमिक बैटरी को प्राथमिक बैटरी क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको अभी अभी क्लियर किया है कि हम इसे पुनः रिचार्ज करके उपयोग में नहीं ले सकते। एक बार अगर इसको पूरी तरह से यूज ले लिया तो फिर इसे आपको फेंकना पड़ता है, आप इसे वापस से यूज नहीं ले सकते। इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक बैटरी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेक्लांचे सेल का। मैंने आपको अभी बताया भी था कि प्राथमिक बैटरी में हम लोग 2 तरह की बैटरी डिस्कस करेंगे, एक तो लेक्लांचे सेल और दूसरा मरकरी सेल। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्लांचे सेल के बारे में। पहले देखिए क्या लिखा गया है, प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी थी। प्राथमिक बैटरी, इस शब्द का प्राथमिक जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है ये क्यों लिखा गया है, क्या कारण है कि केवल एक बार हम उसका उपयोग ले सकते हैं। इसमें जो अभिक्रिया है वो केवल एक बार ही संपन्न होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है। आप लोगों को पता है ना, आप लोग जो सेल वगैरह यूज़ करते हैं, रिमोट में जो आपने सेल डाला है उसको आप यूज़ करने के बाद जब आपका रिमोट का वर्किंग बंद हो जाता है तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। आप उसको फेंक देते हैं, पुराने सेल को, जो डेड हो गया सेल उसको आप फेंक देते हैं और नया परचेज करके लेके आते हैं और उसी को फिर आप यूज़ करते हैं। तो ऐसा है ना कहीं पे इसका जो यूज़ है वो सीमित है, हम इसे चाह के भी बार बार यूज़ नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं कर पा रहे, उसका कारण मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो रिएक्शन है, जो भी रसायन हमने उपयोग में लिए हैं, यदि वो एक बार उपयोग में आ गए तो हम दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवा सकते, रिचार्ज उसे नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात दिमाग में।
एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। तो बैटरी क्या होगी, डेड होगी, निष्क्रिय हो गई और हम उसे पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। इसका सबसे चिर परिचित उदाहरण शुष्क सेल है, यही लेक्लांचे सेल, इसी का दूसरा नाम है शुष्क सेल। दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान देना है। अच्छा, प्राथमिक बैटरी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो भी आपको क्लियर रखना है दिमाग में किसकी बात पूछी जा रही है, किसका उदाहरण पूछा जा रहा है। ये दोनों क्या बनेंगे, प्राथमिक बैटरी के उदाहरण ही तो बनेंगे। क्लियर है बात। जिसे इसके आविष्कारक के नाम पर लेक्लांचे सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो लेक्लांचे सेल किसका उदाहरण है, प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, हम इसे शुष्क सेल के नाम से भी जानते हैं। तो शुष्क सेल या लेक्लांचे सेल दोनों का मतलब एक ही है। दोनों हम डिस्कस मतलब दोनों को कलेक्टिवली हम डिस्कस करेंगे। कौन सी हेडिंग में, प्राथमिक बैटरी की हेडिंग में। यानी ये दोनों वो सेल हैं जिन्हें एक बार यूज़ कर लेने के बाद बाहर फेंक देना पड़ता है और दोबारा से यूज़ नहीं किए जा सकते। आइए डिस्कस करते हैं। तो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं, लेक्लांचे सेल, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सभी। ये सामान्य रूप से ट्रांजिस्टरों एवं घड़ियों में प्रयोग में लाए जाते हैं। आपको पता है जो दीवार घड़ी हम लोग घर पे लगा के रखते हैं उसमें एक सेल फिट करते हैं। जब वो सेल की वर्किंग खत्म हो जाती है तो घड़ी की सुइयां अपने आप रुक जाती है और उसके बाद हमें नया सेल लाके उसमें लगाना पड़ता है। तब उसका हम लोग टाइम सेट करते हैं और उसके बाद घड़ी की वर्किंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल है कहाँ पर हम ड्राई सेल का, शुष्क सेल का या फिर हम लेक्लांचे सेल का उपयोग ले रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल भी पूछ ले जाते हैं और हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि छोड़ो ना क्या बात है, रिएक्शन जैसी चीज़ हमने याद कर ली, इतनी भारी चीज़ हमने याद कर ली तो फिर ट्रांजिस्टर की क्या बात है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ध्यान से हर चीज़ को आपको पढ़ना है। इस सेल में जिंक का, संरचना की बात हो रही है यहाँ पर, आप लोग ध्यान से सुनेंगे किस किस चीज़ का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूँ, ये वही सेल है जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे यूज़ करते रहते हैं वही है ये सेल। और ये वो सेल जिसे आपने बहुत अच्छे से देखा है, बाहर कंपनी का स्टिकर लगा रहता है। नहीं, जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी का स्टिकर जो है वो बाहर लगा रहता है, बड़ा अच्छा सा चमकीला सा। आपने अगर उसको ध्यान से देखा हो सेल को तो आपको उसके ऊपर की तरफ एक कैप सी लगा नज़र आती है जिसका पॉइंट जो है थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है, इजंट इट। और वो जो कलरफुल सा चमकीला सा जो कंपनी का कवर होता है वो कभी भी उस सेल के नीचे की तरफ नहीं होता। और ऊपर जो पॉइंट सा निकला हुआ है, जो छोटा सा कैप जैसा निकला हुआ है, वहां पर भी वो कवर नहीं होता। क्लियर है बात। तो क्या संरचना है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है। तो वो जो स्टिकर मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर की तरफ अगर आप देखें तो कुछ नहीं है, वो जिंक का बना हुआ एक पात्र ही है। मतलब ये पूरा जो सेल है, बाहर से जो कवरिंग है, कंपनी की जो कवरिंग है, उसको हटा के अगर आप देखोगे तो अंदर जिंक का एक पात्र आपको दिखाई देगा। और वह जिंक का पात्र क्या बनता है, एनोड। क्या बनेगा बेटा, एनोड बनेगा। कौन, जो सबसे बाहरी पात्र है जिसे हमने किससे बनाया है, जिंक से बनाया है। तो जिंक का बना हुआ यह पात्र ही क्या करेगा, एनोड का कार्य करेगा। ठीक है। और कार्बन की छड़, समझ रहे हो, कार्बन की छड़ बिल्कुल सेंटर में होती है। जिस कैप की मैं बात कर रही हूँ उससे कनेक्टेड होती है बिल्कुल कार्बन की छड़, जो कहाँ होती है, एकदम सेंटर में होती है। और चारों ओर से चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड, ध्यान रखेंगे MnO2, इससे चारों ओर से घिरी हुई रहती है। कौन, ये कार्बन की जो छड़ है। क्लियर है। मैं आपको भी चित्र दिखाती हूँ उसका, उससे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। कार्बन से घिरी रहती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, ये दोनों इसको घेरे रखते हैं। जो बीच में छड़ है जो ग्रेफाइट की बनी है, और ये छड़ किसके समान कार्य करती है, कैथोड के समान कार्य करती है। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर उपयोग में ली है, जिंक लिया है जिसका हमने सेल बनाया, सेल का जो पात्र है वो जिंक का बना है और वो किसके समान कार्य कर रहा है, एनोड के समान। दूसरा, हमने कैथोड के रूप में ग्रेफाइट की रॉड ले ली है जो बिल्कुल सेंटर में हम लोग फिट करते हैं, बिल्कुल सेंटर में प्लेस की हुई रहती है। और वो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे हमारा कैथोड बनता है। तो कैथोड सेंटर में है, चारों तरफ एनोड है, समझ रहे हो। कैथोड है सेंटर में, इसके चारों तरफ एक कवर लगा दिया है जो एनोड है। अब इन दोनों के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच का जो जगह है, जो गैप है, वो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ पे हमने क्या भरा हुआ है, चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड। ध्यान रखेंगे इस बात का, चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड
है हमारे पास, और साथ में कार्बन पाउडर्ड कार्बन भी होता है जिससे हम इस छड़ को घेरे रहते हैं। क्लियर है बात? आगे देखिए, ये चित्र है आपके सामने। अब ये देखिए, चित्र को ध्यान से समझिए। ये तो बाहरी कवरिंग है जो भी कलरफुल है। इसके अंदर आपको ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट है जो सिल्वर कलर से दिख रहा है, वो किसका है? जिंक का बना हुआ पात्र है, जो किसके समान कार्य करेगा? एनोड के समान। समझ आ गई बात आपको? तो ये क्या है? आपका एनोड। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जिंक का पात्र है, जिंक का बना हुआ एक कप है जो एनोड के समान कार्य करता है। ठीक है। अब बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से यहाँ जब हम मूव कर रहे हैं तो बिल्कुल सेंटर में ये जो छड़ आपको दिखाई दे रही है, ये छड़ किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की बनी हुई है। और किसके समान कार्य करती है? कैथोड के समान कार्य करती है। तो ये एनोड है, ये सेंटर में आ गया कैथोड। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको नीचे बेस पे कभी ये टच नहीं होता, बेस से नहीं टच करते, ऊपर से ये टच रहता है, जो जहाँ पे कैप होती है वहाँ पे। इन दोनों के बीच में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यह एनोड, यह कैथोड। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये फिल कर दिया है हमने। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट ले लिया है, पाउडर्ड कार्बन ले लिया है, और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। इन तीनों का पेस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ मिलाकर यहाँ भर दिया जाता है। कहाँ? एनोड और कैथोड के मध्य में भरा जाता है। तो ये वही सेल है जो हम लोग यूज करते रहते हैं। क्लियर है? उसी की आंतरिक संरचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इसमें जो फिटिंग है, कैथोड जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एनोड कहाँ पर है। बाहर से भले आपको किसी की भी कंपनी का कलरफुल पेपर दिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, सबका इंटीरियर डिजाइन एक जैसा ही है। क्लियर है? ये जो मैंने यहाँ पे बताया, कैथोड एनोड के मध्य भरे गए पदार्थ, इनको आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे, समझेंगे, लिख लेंगे। क्लियर है? अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर जो कैथोड है और जो एनोड है, वहां पर अभिक्रियाएं किस प्रकार संपन्न होती है। बस ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गया, संरचना अगर आपके दिमाग में क्लियर है, किन किन पदार्थों का उपयोग किया गया है, अगर वो क्लियर है, तो इस बैटरी से संबंधित प्रश्न जो है वो आप गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है बात? तो आइए आगे मूव ऑन करते हुए देखते हैं रिएक्शन से रिलेटेड बात। अमोनियम क्लोराइड भी हमने भर लिया, और साथ में यहाँ लिखा गया है जिंक क्लोराइड का पेस्ट हम भर के रखते हैं। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं जटिल होती हैं। ये जो सेल अभी मैंने आपको दिखाया था, जिसे हम लेक्लांचे सेल कहते हैं, यदि हम उसकी सेल रिएक्शन की बात करें तो वास्तविकता में रिएक्शंस बहुत जटिल होती हैं, परंतु इन्हें सन्निकट रूप से निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन फिर भी भाई, अब हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम जान चुके हैं सेल के बारे में, हमें पता है एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है कि नहीं? आपको बिल्कुल पता है एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण का मतलब भी हमें पता है, हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। कैथोड पर हमें पता है, कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, और हम इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इतनी बात पता है। तो जब हमें ये सब बातें पता है, तो भले ही रिएक्शन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, हम उसे किसी ना किसी रूप में रिप्रेजेंट करना सीख सकते हैं। तो देखते हैं एनोड किसका बना है बेटा। आपको पता है एनोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये जिंक का बना है, तो बस उस जिंक की बात करनी है। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, ये भी आप जानते हैं। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी तो आपको पता है। तो आपको क्या करना है? बस वही रिएक्शन लिखनी है। एनोड के समान कार्य कर रहा है जिंक, तो हमने यहाँ लिख दिया जिंक सॉलिड, जो किसमें कन्वर्ट होगा? Zn2+ आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। तभी तो हम कहेंगे कि वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आई डोंट थिंक ये रिएक्शन को इतनी भी कॉम्प्लेक्स है, इतनी भी जटिल है कि हम इसे नहीं लिख सकते। सिंपल सी रिएक्शन है, कितनी बार लिख चुके हैं एनोड की रिएक्शन ये वाली। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पे अपचयन होगा। अपचयन किसका होगा? यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये बात बस ध्यान में देनी है। देखिए बेटा, ये हमने क्या लिया हुआ है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब मैग्नीज डाइऑक्साइड में ये जो मैग्नीज है, इसका अपचयन होगा। कैसे होगा? आप यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो। ऑक्सीजन का -2, 2 है तो इस पे +4 होगा कि नहीं? क्लियर है बात? अब मैग्नीज यहाँ कहाँ है? यहाँ से अगर हम इस तरफ मूव करते हैं तो मैग्नीज यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है? मैग्नीज के साथ एक ऑक्सीजन का -2, एक है OH-, इसका है -1, टोटल चार्ज कितना हो गया? +3
हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो जब +4 से +3 चार्ज में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आई है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से ये जो पदार्थ यहाँ बन रहा है, जहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई है, यानी मैग्नीज का क्या हुआ है? अपचयन हुआ। और आपको ध्यान भी है, मैंने संरचना बताई थी कि हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, ZnCl2 का पेस्ट वहाँ भर के रखते हैं। कहाँ? कैथोड और एनोड के मध्य में हम उसे फिल करके रखते हैं। क्लियर है बात? अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई कि किसका अपचयन हुआ है? मैग्नीज का +4 से +3 में गया, अपचयन हो गया। क्लियर है बात? अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे इस हाइड्रोक्साइल आयन जो यहाँ जुड़ा है, इसकी हाइड्रोजन कहाँ से आई? तो इसके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जो आपने अमोनियम आयन ले रखा, अच्छा अमोनियम आयन कहाँ से आया? ध्यान लगाओ, अमोनियम क्लोराइड भरा था कि नहीं? बिल्कुल भरा था। तो यहाँ पे अमोनियम आयन ही तो है इसके पास, और ये क्या करता है? अमोनियम आयन बहुत आसानी से अपना हाइड्रोजन जो है वो त्याग देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो अमोनियम आयन ये लिखा गया है, कहाँ से आया है? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट जो हमने भरा था, वहाँ से अमोनियम आयन आया है। अब ये क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करके H+ को निकाल देगा, खुद किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया गैस में। क्लियर हो गई बात? आपके रिएक्शन समझ आ गई आपको? तो ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आया है? इस अमोनियम आयन से आया है। अमोनियम आयन कहाँ से आया? अमोनियम क्लोराइड जो हमने लेके रखा था पहले से, जिसे हमने भर रखा था, वहां से हमारे पास अमोनियम आयन आया है। क्लियर है बात? अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई अमोनियम क्लोराइड यूज में आ गया, ओके, और मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज में आ गया, लेकिन जो जिंक क्लोराइड हमने ले रखा है उसका क्या यूज है? उसका तो कोई यूज नहीं आया। तो उसका यूज मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो अमोनिया है वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है, इजंट इट? और गैस जो है वो कंटिन्यूस अगर बनती रही रिएक्शन की वर्किंग के टाइम पर, तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि सेल जो है वो बस्ट अप हो जाए, फट जाए गैस के प्रेशर के कारण। तो इसलिए क्या करता है, ये जो अमोनिया है, ये जो यहाँ पर जिंक है, इस जिंक के साथ, ये जो जिंक क्लोराइड वाला जिंक है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, एक जटिल यौगिक का निर्माण कर देता है। ठीक है? किस प्रकार बनता है? देखिए, Zn, ये आ गया आपका अमोनिया, ये आ गया 4 टेट्राएमीन के साथ जुड़ के, और ये आ गया इस पे +2 आवेश। तो ये जब कॉम्प्लेक्स यौगिक बनता है, ये आयन के रूप में है, तो ये कैसा है? बिल्कुल सॉल्यूबल है। ठीक है? ये जहां पर, वहां पर जो भी आपको जो भी विलयन मिलेगा उसमें क्या ही आसानी से घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आयन के फॉर्म में, और जो गैस थी वो इनसॉल्यूबल थी, गैस वहां नहीं घुलेगी, वो उसको बस्ट अप भी कर सकती है। तो इस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है? एक अपने आप से कॉम्प्लेक्स, एक जटिल यौगिक का निर्माण हो गया है। उसमें जो अमोनिया गैस थी वो कहाँ चली गई? जिंक के पास। और ये जो कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक यहाँ पे निर्मित हुआ है वो पूरी तरह से घुलनशील है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है इसको यूज करने में। और इसका जो रोल था ZnCl2 का, ये रोल भी अब आपके सामने क्लियर हो गया है कि हमने क्यों यूज में लिया था ZnCl2 को। तो ये रिएक्शंस जो है, अब आप आसानी से इसको एडअप करके भी लिख सकते हो इस रिएक्शन को। अच्छा, आप ये कहेंगे कि एडअप कैसे करें? यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? इस रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कट जाएगा। ये लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिएक्शन क्या बन गई? मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। इस रिएक्शन को मैं कर देती हूँ 2 से मल्टीप्लाई, ये लीजिए इंटू 2 कर दिया, और यहाँ पे अब ये रिएक्शन क्या बन जाएगी? 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2MnOOH प्लस 2NH3। ये आ गई आपके पास ये वाली रिएक्शन। अब आप इन दोनों को आसानी से एडअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दोगे, क्या बचा है? देखिए, Zn सॉलिड प्लस 2MnO2, क्लियर है, प्लस 2NH4 प्लस, ओके। अब लगा दी एरो, एरो के बाद Zn2 प्लस, ये तो बचा है आयन हमारे पास, फिर
2MnOOH, देन लास्ट में 2NH3। ये हो गई आपके लेक्लांशे सेल की कंप्लीट रिएक्शन। ये एनोड रिएक्शन, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करना ही नहीं था क्योंकि ये रिएक्शन तो हम बहुत बार लिख चुके हैं। कैथोड रिएक्शन को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, कहाँ पे कौन से रसायन का क्या यूज़ है, क्या रोल है, क्यों उसे लिया गया है, क्यों पात्रों को अलग अलग जो पदार्थ हैं उनसे उनका सबका पेस्ट डाल के वहाँ पे क्यों भरा गया है, हर एक चीज़ का, हर एक अवयव का रोल जो है आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया है आपको फिगर की सहायता से, और स्ट्रक्चर भी आई होप क्लियर है सभी को। आगे देखते हैं, कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाता है। आपको मैंने क्लियर कर दी है ये बात, पहले ही रिएक्शन पूरी लिखवा दी है, बता दिया है +4 से +3 में जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अभिक्रिया में उत्पन्न अमोनिया Zn2+ के साथ संकुल बना देती है, जो हमने बना लिया है, क्लियर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में जो बात ध्यान रखनी है, कई बार सिर्फ इतना सा पूछ लिया जाता है कि ये जो सेल आपने पढ़ा है, जिसका आपने इतना डिस्कशन कर लिया, लेक्लांशे सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल, उसका वोल्टेज कितना है वो आपको ध्यान में रखना है। जब तक हम इसे यूज करते हैं तब तक इसका विभव 1.5 वोल्ट रहता है। अंडरस्टूड? किसकी बात की है यहाँ पे? लेक्लांशे सेल की। वो हमारा एक प्रकार का प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। आई होप समझ आई ये बात। चित्र की आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में चित्र भी पूछा जा सकता है, रिएक्शंस ध्यान में रखनी है, वोल्टेज ध्यान में रखना है, और कौन कौन से पदार्थों का आपने उपयोग में लिया है वहाँ पर, किसका एनोड बना है, किसका कैथोड बना है, एनोड कैथोड के मध्य में कौन कौन से पदार्थों को आपने भरा है और उनका क्या क्या रोल है, ये सब बातें आपको दिमाग में क्लियर रखनी है। आई होप समझ आ गई ये बात। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप लोग जितने भी वीडियोस दिखाएं उनको देख के प्रैक्टिस कीजिए, अपने टॉपिक्स को क्लियर करते रहिए दिमाग में। ओके एवरीबॉडी, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।